Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर. इन्वेस्टिगेट द प्राइमरी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन ऑफ पेंडिंग केसेस विद इन द इंडियन हायर जुडिशरी and propose viable measures to improve the situation. You have to do this within the word limit of 150 words. So this is a 10 marker question and the maximum time that you have is 7 minutes. Now if we'll see the syllabus of general studies too, you will find a topic under the polity section basically. You will find a topic called structure, organization and functioning of the executive and the judiciary, ministries and departments of the government. Now यहाँ पर अगर आप देखें तो जुडिशरी का एक पार्ट है हाई जुडिशरी एंड इसके अलावा देर इज द जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट जुडिशरी बोलते हैं. तो अगर एक जनरलिस्टिक क्वेश्चन होता कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में बात करिए तो आप एक जनरलिस्टिक आंसर इसमें लिख सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इट इज टॉकिंग अबाउट इंडियन हायर जुडिशरी, मतलब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में जो पेंडिंग केसेस है इसके पीछे का क्या रीजन है एंड हाउ इट कैन बी इंप्रूव्ड. तो यहां पर आपको फोकस आपका कहां पर होना चाहिए इसको आप ध्यान दीजिए. अगर आप इसमें जनरलिस्टिक आंसर लिखते हैं, ओवरऑल जुडिशरी पे लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, मतलब बिलो एवरेज नंबर आपको मिल जाएगा इसमें. तो आपको कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसको आप अच्छे से एड्रेस करें. नाउ अगर हम लोग इसकी डिफिकल्टी को थोड़ा सा कैटेगराइज करें तो यू कैन कीप दिस क्वेश्चन विद इन L2 लेवल. ठीक है, L2 लेवल क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए कि केस पेंडिंग क्यों है अबाउट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. तो आपको कनेक्ट करना है चीज़ों को. अगेन थोड़ा सा आपको नॉलेज का लेयरिंग का भी जरूरत पड़ेगा, कैसे जुडिशरी में प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में कैसे यूज करना है. तो यहाँ पर आपके थोड़े स्किल्स जो है वो टेस्ट होने वाले हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट आंसरिंग द क्वेश्चन. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, बिकॉज दिस इज अ 150 वर्ड क्वेश्चन एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि 10 मार्कर क्वेश्चन में हमारे पास काफी कम यू में से स्कोप रहता है कि हम बहुत लंबा लंबा वर्ड्स यूज करें. ठीक है, बहुत लंबा लंबा सेंटेंसेस यूज करें. तो आपको टू द पॉइंट बहुत प्रिसाइज रहना है. अपने सारे इंफॉर्मेशन जो आपको पता है इसके बारे में उसको यूज भी करना है, बट विद इन 150 वर्ड्स लिमिट. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग केसेस के बारे में बात हो रहा है तो इस तरह के मतलब क्वेश्चंस में द बेस्ट थिंग और आप बोल सकते हैं बेस्ट तरीका है टू इंट्रोड्यूस इज टू विथ सम स्टैट्स, सम स्टैटिस्टिक्स आप इंक्लूड कर दीजिए और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो स्टैट्स रिलीज किया गया अगर आप उसको भी कोट करते हैं तो ये बहुत वैल्यू ऐड करता है आपके आंसर में. जैसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हमें वर्ड नहीं है, मतलब सेंटेंसेस नहीं लिख सकते, तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं एज पर द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड NJDG 93 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, 49 lakhs in high courts and around 57,000 cases in Supreme Court. In the Supreme Court, more than 30% of the pending cases are more than 5 years old, while in Allahabad High Court, 50% of the appeals have been pending since 1980s. तो आप यहाँ पर इस डेटा को स्टोर कर लीजिए, कहीं अपने नोट्स में लिख लीजिए. आप जुडिशरी से रिलेटेड अगर कोई भी पेंडिंग केसेस या जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में बात आता है तो आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं इन योर इंट्रोडक्शन और इवन इन समटाइम इन योर बॉडी ऑफ द आंसर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं. नाउ मैंने एक डायग्राम यहाँ पर इंक्लूड किया है कि rather than saying all these things, देखिए क्या होता है ना, 10 मार्कर क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली एक्ट करना है. ठीक है, क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना है. 7 मिनट्स टाइम बहुत कम होता है अगर आप एग्जाम सिचुएशन की बात करें. अभी आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में एक्चुअल आंसर लिख रहे होंगे तो 7 मिनट्स आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कब निकल जाएगा. तो यहां पर क्या करना है कि rather than framing sentences और rather than writing long sentences, आप क्या कर सकते हैं, you can use diagrams. आपने एक लाइन लिख दिया, ठीक है, कि ये देयर जुडिशियल रिफॉर्म्स का जरूरत है in higher judiciary and there are lot of pending cases. आप ये डायग्राम बना सकते हैं. rather than going into writing sentences you can draw such diagrams. अब देखिए इस डायग्राम का फायदा क्या होता है कि इससे एक क्लियर पिक्चर पता चलता है. आपको खुद भी लग रहा होगा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी भी डेटा का वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा आपके एग्जामिनर पे rather than writing that in sentences. कोशिश करिए कि इस तरह के डायग्राम्स को आप बहुत जल्दी बनाने लगे. ठीक है, और ये कैसे होगा, ओवर द टाइम अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे कि कैसे यू कैन
कन्वर्ट लॉन्ग सेंटेंसेज इनटू इनोवेटिव डायग्राम्स, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, चाहे वो GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, एंड इवन इन एथिक्स ऑल्सो। ठीक है, एथिक्स में भी अगर आपको किसी चीज को रिलेट करना है तो यू कैन डू दैट विद डायग्राम। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप डायग्राम यूज करेंगे, आपका टाइम सेव होगा, बहुत इनोवेटिव होगा और आप ज्यादा स्कोर करने का उम्मीद कर सकते हैं। नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू डू इन द मेन सेक्शन, दैट इज द बॉडी। और बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हैं। नाउ यहां पर फर्स्ट है द इन्वेस्टिगेट द प्राइमरी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन ऑफ पेंडिंग केसेस। तो देखिए, मैंने आपको एक जनरल स्ट्रैटेजी बताया है कि 10 मार्कर का जो क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 10 to 11 पॉइंट्स। बॉडी के विद इन 2 सेक्शन होगा, क्योंकि 2 सेक्शन यहां पे पूछा गया है, एक तो प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे इंप्रूव करना है। तो ट्राई टू इंक्लूड 5 पॉइंट्स इन दी, यू में से जो रीजंस हैं फॉर पेंडेंसी एंड 5 रीजंस टू इंप्रूव इट। अगर इसके अलावा यू कैन ऐड 6 to 7 पॉइंट्स इन ईच सेक्शन। तो अगर आप 12, 13, 14 पॉइंट्स लिख देते हैं इसमें विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड, तो आप मान के चल सकते हैं कि यू विल गेट दी हाईएस्ट मार्क्स। लेकिन इतना भी वहां पर प्रोड्यूस करना काफी मुश्किल होता है इसमें, एंड दिस कैन बी डन ओनली थ्रू प्रैक्टिस। नाउ द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज कॉजेज ऑफ द हाई केस पेंडेंसी। फर्स्ट, शिफ्टिंग रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहां पर हायर जुडिशरी के बारे में बात हो रहा है, तो यहां पर हमें बताना है कि क्यों केस पेंडिंग है इन हायर कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू अ रेगुलर कोर्ट ऑफ अपील, केसेस बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस बीइंग टेकन अप, कंट्रीब्यूटिंग टू बैकलॉग। अब देखिए, इस चीज को आपने पहले लिख दिया शिफ्टिंग रोल ऑफ एससी, या आप बोल सकते हैं अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रोल ऑफ एससी। इस तरह से आप कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो मेजर काम है दैट इज टू डील विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कुछ ऐसा केस आए जिसका बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है उसको देखना। लेकिन रैदर इट हैज बिकम अ रेगुलर कोर्ट ऑफ अपील, क्योंकि बाय द मीन ऑफ अपील हाई कोर्ट के केसेस जो है वो अपील कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हाई कोर्ट्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एंड यू में से कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी उससे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि द केसेस आर लैंडिंग थ्रू अपील्स इन सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो रोल था सुप्रीम कोर्ट का, वो अंडरमाइन होके क्या हो गया, रेगुलर कोर्ट्स ऑफ अपील। ये आप एक पॉइंट बना सकते हैं। इसके बाद शॉर्टेजेस ऑफ जजेस। देखिए, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो नंबर है दैट हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, 4 टाइम्स ऑलमोस्ट इंक्रीज किया है। लेकिन अगर आप इसको रिलेट करना चाहें कि स्टिल देयर आर लॉट ऑफ केसेस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, तो इसका बहुत ज्यादा रीजन है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है वहां पर बहुत ज्यादा वैकेंसी इश्यूज है। आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है जो वैकेंसीज का है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्टेट्स के अंदर आता है जो कोर्ट्स, तो ये कोर्ट्स में इतने वैकेंसीज हैं जिसके वजह से नीचे का जो लीगल सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसके वजह से यू में से देयर आर लॉट ऑफ पेंडेंसी इन सुप्रीम कोर्ट। तो आपको चीज़ों को रिलेट करना है यहाँ पर कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के यू में बोल इनएफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इन सुप्रीम कोर्ट। नाउ इसके बाद और क्या पॉइंट जोड़ सकते हैं, फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स। नाउ ओवर 50% ऑफ द केसेस वायलेट द 3 एडजर्नमेंट लिमिट। देखिए, एक लिमिट माना जाता है जुडिशरी में कि 3 एडजर्नमेंट में किसी भी केस का जो है वो डिसीजन दे देना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि मैक्स 50% ऑफ द केसेस जो है वो वायलेट कर रहे हैं 3 एडजर्नमेंट, मतलब इसको मतलब तारीख पर तारीख वाला आप बात बोल सकते हैं। तो ये जो है आपके बैकलॉग को बढ़ा रहा है। इसके बाद लो बजट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। आप कोट कर सकते हैं कि ओनली 0.9% ऑफ जीडीपी है एलोकेटेड टू जुडिशरी, और इतने बड़े कंट्री में जहां पर इतना ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर जुडिशरी पे सिर्फ 0.9% ऑफ जीडीपी पे खर्चा करना जो है वो काफी कम है। बिकॉज देखिए, जुडिशरी का फंक्शन करना पूरे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका जुडिशियल सिस्टम अच्छा रहेगा तभी आपके सोसाइटी में हार्मनी रहेगा। अगर आपके सोसाइटी में हार्मनी रहेगा तभी जाके आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। तो यहां पर जुडिशरी में डेफिनेटली गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत है, क्योंकि यहां पर मॉडर्नाइजेशन का जरूरत है, कोर्ट्स रूम बनाने का जरूरत है, एंड ऑल दोज इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्च करने का जरूरत है, और अभी करंटली काफी कम है। इसके बाद बर्डन ऑफ गवर्नमेंट केसेस। यहां पर आप बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मोर देन 46% या हाई कोर्ट में मोर देन 46% ऑफ द पेंडिंग केसेस ओरिजिनेट फ्रॉम गवर्नमेंट एंटिटीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने केसेस लेकर आ रहे हैं यहां पर सुलझाने के लिए। तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि ये अगेन बैकलॉग में ऐड कर रहा है। सेंटर एंड स्टेट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू दी बैकलॉग। बहुत सारा केसेस है, अब डिफेक्शन का केसेस है, या फिर जो आप देख सकते हैं जो स्टेट्स के बीच में टसल का केसेस है। तो बहुत सारा जो चीज है जो कि गवर्नमेंट अगर सुलझा ले ऑन देयर बिहाफ, ठीक है, या फिर कोई दूसरे मेथड से उसका कुछ रिजोल्यूशन कर ले, तो हमारे जो कोर्ट्स हैं वो इस सब चीज से बर्डन नहीं होंगे। इसके बाद अगेन स्पेशल लीव पिटिशंस, SLPs। आपको पता है 40% ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पेंडेंसी कंप्राइजेस ऑफ द SLP। नो SLP के माध्यम से जो केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जनरली PILs जो होते हैं, जो फ्रिवलस PILs जो आजकल
आपको पता है कि फाइल किए जाते हैं। तो अगेन दिस इज गुड फॉर आवर कंट्री। अगर जरूर PILs फॉर्म मतलब फाइल करना भी जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपने पता है, इसे जुडिशली आप बोल सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की बात जो होती है वो यहीं से ओरिजिन होती है, PIL से। तो अगेन ये सब जरूरी है, बट स्टिल ये जो है हमारे कोर्ट्स का पेंडेंसी बढ़ा रहा है। तो यू कैन कोट दिस इन रीजंस, आप रीजंस में इस पॉइंट को लिख सकते हैं। इसके अलावा जजेस वैकेशन, सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस फॉर नियरली आप बोल सकते हैं ईयरली जो है 188 डेज जो है वो साल में काम करते हैं, लोअर देन स्टिपुलेटेड 225 डेज। तो आप इसके लिए भी बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई केस पेंडेंसी। नाउ लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है हमारे यहाँ, बेसिकली जो पुलिस सिस्टम है, जो इन्वेस्टिगेशन का जिसको आप बोल सकते हैं जिस पे जिम्मेदारी है, वो अच्छे से नहीं होता है, जिसके वजह से केसेस जो है वो काफी ज्यादा लिंगर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एविडेंस कलेक्शन हुआ, ठीक है, फॉरेंसिक्स उतना अभी हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों को आप कोट कर सकते हैं कि दीज आर दी कॉजेज फॉर केस पेंडेंसी इन दी हायर जुडिशरी। ठीक है, हमने काफी ज्यादा पॉइंट लिख दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में आता है जो बहुत वैलिड पॉइंट लगे आपको इन कंटेक्स्ट ऑफ हायर जुडिशरी, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी पॉइंट वहां पे प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये मोर देन एनफ है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी जो है रिक्वायरमेंट कि आप कैसे करेंगे इसको, सुधार कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर दी मेथड्स टू इंप्रूव। तो सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मिंग दी अपॉइंटमेंट सिस्टम। देखिए, ऑल्दो जो है आपको द हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है अपॉइंटमेंट का, ठीक है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर आप इसको जोड़ सकते हैं बिकॉज लॉट ऑफ द केस पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपको पता है इसमें बहुत टाइम से बात चल रहा है कि AIGS टाइप का कुछ, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज टाइप का कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि ये जो वैकेंसीज हैं इनको फिल किया जाए। सबऑर्डिनेट कोर्ट का फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द हेल्थ ऑफ यू में से हायर जुडिशरी। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इनएफिशिएंट होंगे, आप बोल सकते हैं कि केसेस हमेशा पेंडिंग होगा इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो आप इसको यहाँ पर इससे जोड़ सकते हैं। नाउ रिफॉर्मिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, हमने देखा कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन जो मेजर्स हैं, जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं, उसको में बहुत जरूरत है अभी, ठीक है। तो जिसमें फॉरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेटिव प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करना जरूरी है, ठीक है। साइंस एंड टेक को यूज करना बहुत जरूरी है पुलिस सिस्टम में। तो यहां पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अगर सुधरेगा तो केसेस भी आपके घटने लगेंगे। इसके बाद टाइमली डिस्पोजल, एक अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि एरियर कमिटीज बनाई जा रही है। व्हाट इज एरियर कमिटीज? तो इट हैज बीन सेट अप इन ऑल 25 हाई कोर्ट्स टू क्लियर केसेस पेंडिंग फॉर मोर देन 5 years। नाउ ये हाई कोर्ट में एक कमिटी बनाई गई है और यहां पर बात किया गया है कि जो केसेस जो पेंडिंग है फॉर मोर देन 5 years उसको किसी तरह से जो है आपको सेटल करना है, ठीक है, उसका जल्दी से उसको पेंडेंसी को हटाना है। बिकॉज आपको पता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसी कारण इस पे ये एरियर कमिटीज काम कर रही हैं कि हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग केसेस है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। इसके अलावा एरियर कमिटीज हैज बीन सेटअप इन अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑल्सो। नाउ इसके बाद इनोवेटिव जस्टिस सॉल्यूशन, कैसे? यहां पर आप ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं, ब्लॉकचेन को डेटा स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं, ओपन लेजर सिस्टम है। इसके बाद रिसेंटली इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ICMIS जो है वो यूज कर रही है सुप्रीम कोर्ट टू फैसिलिटेट ई फाइलिंग, ऑनलाइन पेमेंट एंड एक्सेस टू केस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसी तरह के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हमारे हायर कोर्ट में भी होने चाहिए एंड एट द सेम टाइम हमारे आप बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तक को जाना चाहिए, ताकि ये जो है केस पेंडेंसीज या फिर आप बोल सकते हैं जो फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाए, जिसकी वजह से ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ जुडिशरी जो है वो इंप्रूव हो जाए। इसके अलावा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, देखिए ADR जो है इसको आपको जब भी जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात आती है तो आप इसको जरूर कोट किया करिए। ADR बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे जो आप बोल सकते हैं जो मेन जस्टिस है वो हमेशा आपको कोर्ट्स में ही नहीं मिलेगा। अगर आप इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, जैसे लोक अदालत के थ्रू, ग्राम न्यायालय के थ्रू, आपको पता है ADR जो है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा चीज आता है। लेकिन स्टिल आपको कभी भी जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात आए जहां पर आपको केसेस जो पेंडिंग है उसका पेंडेंसी को कम करना है, तो आप ADR को जरूर कोट करिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो है लिटिगेशन में जाके चीज जो है वो फंस जाता है ज्यादा। तो रादर अगर उसका आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, ठीक है, या कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स बने जिसको हम लोग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो उससे हमारे केस पेंडेंसीज काफी घट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इनहैंसिंग सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ये पॉइंट को भी लिखना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अगर इंप्रूव होंगे तो डेफिनेटली आपका जो है हायर कोर्ट जो भी है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, वहां पर भी केस पेंडेंसी आपका कम हो जाएगा। हमने आंसर लिखा है
कीपिंग इन माइंड दी हायर जुडिशरी, बट स्टिल हमने कुछ पॉइंट्स जोड़ा है जो कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी से भी जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हमने इस चीज को आंसर कर दिया एंड वी हैव ट्राइड टू डू दिस। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स विद इन 7 मिनट्स। टाइम लिमिट को बहुत ध्यान में रखिए, बिकॉज टाइम में ही अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है कि आप कितना भी अच्छा आंसर लिखते हैं। तो कोशिश करिए कि ये सारे पॉइंट्स को आप एक बार अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। एक दो आंसर अगर आप जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में लिख लेते हैं तो डेफिनेटली आप ये सब पॉइंट्स को अपने यूज के हिसाब से कहीं पर भी जो है यूज कर सकते हैं, ताकि आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएं तो आप विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड जो है इस आंसर को लिख लें, ठीक है। लास्ट थिंग दैट वी आर डूइंग टू डू इज कंक्लूड। क्रिएटिंग एन इफेक्टिव जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव hinges on achieving accessible, affordable and prompt justice. This objective can only be achieved by ensuring that justice delivery system is both time bound and reasonably priced. ठीक है, अगेन एक बहुत ही जेनरिक सा कंक्लूजन है, लेकिन स्टिल आपको कंक्लूजन लिखना है। 2 लाइन का भी कंक्लूजन लिखना है, 1 लाइन का भी कंक्लूजन लिखना है, लेकिन आपको लिखना है, वो पार्ट छोड़ना नहीं है। बिकॉज वो अगर आप छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने एक क्वेश्चन को जल्दी में लिखा है, आपके पास टाइम नहीं था, वेल प्लान्ड नहीं थे आप। लेकिन अगर आप एक मीडियोकर आंसर को भी आप बोल सकते हैं, अगर आपने कंक्लूड कर दिया है तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।